आपका व्यवहार समझ में नहीं आता, आप स्वधर्म में ही नहीं, आप तय ही नहीं कर पा रहे कि क्या करेंगे। इस देश को, लोगों को एक बार तय करना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या है। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये जब कहा गया कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो दुष्यंत ने इसी गजल में यह शेर भी कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप राष्ट्रवाद का नाम लेकर लोगों का विश्वास मत हासिल करेंगे और उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रबल प्रवर्तक बेटे वहां थप्पड़ से पीटे जाएंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार मुक्ति का पर्व लेकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। क्योंकि सरकारें आनी जानी है, 5 साल 10 साल इन हवेलियों में, इन महलों में, इन 7 रेसकोर्स में, मुख्यमंत्री निवासों में आपकी अस्थियां नहीं गाड़ी जानी। ये देश याद रखता है फकीरों को, ये देश याद रखता है गांधी को, ये देश याद रखता है जयप्रकाश नारायण को। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कोटरों से बाहर निकलिए, अपने अपने ब्रैकेट से बाहर निकलिए। संकट बहुत बड़ा है, इसे हम सामान्य समझ रहे हैं। आपके रहते, आपकी सरकार के रहते, हम सब के रहते कश्मीर में कोई भी हिंदुस्तान का झंडा जला देता है। हम किससे उम्मीद करें? कवियों से उम्मीद करें? हम पिछले 10 साल से कविता सुन रहे थे, आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ जाती है देश के प्रधान को। पिछले 3 सालों में 30,000 अन्नदाता, 30,000 भूमि मां के बेटे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पिछली बार भी की थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी की थी। इन आंकड़ों के खेल में क्या उलझना? हम जंतर मंतर पर बैठे थे, हमारे सामने भी एक किसान फांसी पर झूल गया था, हमें भी नींद आनी बंद हो गई थी। लेकिन क्या इस पर कोई करेक्टिव मेजर्स उठा सकता है? देश के बड़े बड़े सेठों के 50-50 हजार करोड़, 60-60 हजार करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। कोई भी आदमी हिंदुस्तान का 20,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भाग जाता है पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए, और हम चुप बैठे रहते हैं। और किसान अपने मृतक किसानों के नरमुंड लेकर जनता मंत्र पर बैठे रहते हैं और हम कहते हैं कि इस पर नहीं बोलेंगे चूंकि हमारे दल की अभी सरकार है। सरकारें किसी दल की नहीं होती, सरकारें देश की होती हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ये किसी सरकार के हिस्से हैं, लेकिन ये देश के लोग हैं, ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। इसलिए दिल्ली के राज सिंहासन पर कोई भी बैठे, 5 वर्ष बैठे, 10 वर्ष बैठे, ईश्वर करे 20 वर्ष बैठे, जब तक ईश्वर उसे पास बुलाए तब तक वो वहां बैठे। लेकिन आम नागरिक होने के नाते इस पर सवाल उठाना शुरू करिए, अपनी अपनी राजनीतिक कैंचुलियों से बाहर निकलिए। अन्यथा इकबाल ने एक शेर कहा था, हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आज हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 3 टुकड़े देखते हैं। इकबाल ने जब यह शेर कहा था तब बर्मा से लेकर कंधार तक सिर्फ हम थे, हिंदोस्तान थे, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत था। इकबाल ने कहा था, वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। पिछली सरकार पाकिस्तान से बात करती थी तो हम सब लोग और विपक्ष के लोग कहते थे कि देखिए कैसी सरकार है, पाकिस्तान हमले कर रहा है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत होनी चाहिए, लोकतंत्र में महत्व यही है कि आप बातचीत करते रहें। लेकिन अब कोई भी अचानक पाकिस्तान चला जाता है, लाशें आती रहती हैं, पठानकोट पे हमला होता है। जिस आईएसआई को हम 40 साल कहते रहे कि हमारे देश में अस्थिरता फैला रही है, आतंक फैला रही है, उस आईएसआई की टीम बुलाकर और हमारे सैनिकों की अगवानी में सिंहों की पेशी करवा दी कुत्तों के दरबारों में। वो पठानकोट में ढूंढने के लिए गए कि हत्याएं ठीक से हो गई कि नहीं हो गई, और उसके बाद उन्होंने जाकर कह दिया रावलपिंडी में कि वो आप ही ने खुद ने कर लिया होगा। हमारा स्टैंड क्या है? हम कहना क्या चाहते दुनिया से? ये देश के सारे कारपोरेट मिलकर एक कॉर्पस फंड नहीं बना सकते जिसमें एक फेंसिंग हो जाए, जिसमें हम उनसे संबंध नहीं रखें? क्या अगले 10 साल 20 साल हम ये भूल सकते हैं कि हमारे आसपास कोई पाकिस्तान नाम का राष्ट्र भी है? हम कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी नहीं खेलते हैं, कभी गुलाम अली को सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। उधर से गजल आ जाती है तो हमारी राष्ट्रीयता प्रभावित हो जाती है। धर्मशाला में क्रिकेट खेलनी है उनके साथ और इससे पैसा मिलेगा बीसीसीआई को, इससे कुछ सेठों के धंधे चलेंगे, कुछ लोगों के चेहरे चमकेंगे, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, खेल तो होता रहना चाहिए, ऐसे संबंध क्यों खत्म करें? तय करिए कि देश है कि धर्मशाला है, कोई भी कहीं से घुसेगा या नहीं घुसेगा। सरहद पार भारत के जाबाज सैनिक एक ऑपरेशन करके आते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, पूरे देश का सिर गर्व से तन जाता है। कुछ लोग उसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग पोस्टर लगाकर उसका श्रेय लेना चाहते हैं, कुछ लोग सरकार से वो श्रेय छीनना चाहते हैं। दोनों ही गलत है। उन सैनिकों को सलाम जिन्होंने बहादुरी के साथ भारत माता का मान ऊंचा किया और घर में घुस के उन आतंकवादियों को मारा। लेकिन उसी सेना का एक सिपाही हमसे शिकायत करता है देश से कि भाई आपके नेता, आपके अफसरों की मिली भगत से मेरी दाल वो खा गए, मुझे हल्दी का पानी पीना पड़ रहा है। तो हम चुप हो जाते हैं, हमको लगता है नहीं नहीं अब चुप रहो, सरकार तो अपनी है। वो सिपाही किसका है? सरकार का कि भारत का?
वो सिपाही भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, वो हिंदुस्तान का सिपाही है। अगर आपने उसके हक में बोलना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान की माएं अपने बेटों को सजा के सरहद पे भेजना बंद कर देंगे। आप नहीं जाते लड़ने, सैनिक जाता है। इस उंगली में एक पिन घुसा कर देखिए, उससे पता चलता है कितना दर्द होता है। वो सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है आपकी दृढ़ता के बल पर। एक सिपाही कहता है कि मुझसे काम कराए जा रहे हैं घरेलू, मेरे प्रति अत्याचार किया जाता है, तो वो गायब हो जाता है, मृत मिलता है, और हम बोलते नहीं है इस पर। मुझे भी याद है, मैं बहुत छोटा था, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी देश के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री बने बाद में, एक प्रखर वक्ता, एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए गए थे। जो आज देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र भाई